दोस्तों, स्वागत है आपका तरक्की स्पीशीज में। मेरा नाम आशीष और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। अब भारत ने हमें संविधान दिया क्यों, इसके बारे में हमने पहले ही लेक्चर में बात किया था कि संविधान आया ही क्यों और हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बना के संविधान को लाया ही क्यों, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किए थे। अब बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मिला है ये दोनों के लिए मिला है। दोनों मतलब एक स्टेट के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, हमारी राज्य सरकार या सरकार हो सकती है, और दूसरी है सिटीजन के लिए, हमारे नागरिक के लिए। तो ये दोनों को दिया गया। ये देने का मकसद ये था कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए, है ना? कि मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ, जो मताधिकार होता है, एकाधिकार होता है, सॉरी, जो एकाधिकार होता है स्टेट के पास, क्या होता है एकाधिकार? कि उनके पास पुलिस फोर्स भी है, उनके पास मिलिट्री भी है और उनके पास लॉ भी है। अब ये तीनों बहुत पावरफुल है। अब ये तीनों इतने पावरफुल होने के बाद ये स्टेट के पास है और ये सिर्फ स्टेट रख सकता है। जैसे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं और मैं सोचूं अपनी मिलिट्री रख लूं तो गलत होगा और मेरे ऊपर फिर गवर्नमेंट अटैक कर देगी तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ स्टेट के पास पावर दिया है कि स्टेट ये चीजें रख सकती है, सरकार ये चीजें रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। अब इनके पास पावर बहुत ज्यादा गया। अब सिटीजन को कैसे बचाया जाए इससे? तो सिटीजन को बचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिया गया, जिसके थ्रू पे हम बच पाए, जिसके एक माध्यम दिया है कि हमारे पास अगर मौलिक अधिकार है तो हम किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, है ना? इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं ये मानता हूँ, ये मजदूर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, सब कुछ ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, है ना? अब यहाँ पे एक बच्चा जा रहा है, वो भी यही सेम चीज कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये गलत है और मैं ये पर्सन हूँ, मुझे लगा ये गलत है, और अब मुझे ये जो राजा है ऊपर, जो स्टेट है, मुझे इसके खिलाफ कुछ बोलना है, तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, जाऊंगा या हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं कंप्लेन करूंगा कि भाई ये बच्चे से क्यों काम कर रहा है, ये तो गलत है। तो मैं उसके खिलाफ गया, क्यों? क्योंकि मुझे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट्स दे रहा है कि मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी ने पूछा, आप किसी ग्रुप में खड़े हो, अगर किसी ने पूछा क्या है, तो फंडामेंटल राइट आपको प्रजा से क्या बनाती है? एक सिटीजन, एक नागरिक बनाती है। अब आप पूछोगे सर दोनों में फर्क क्या है? प्रजा राजा की बात सुनता है और उसे फॉलो करता है। सिटीजन राजा की बात सुनता तो है, लेकिन जहां गलत लगती है उसके खिलाफ भी बोलता है। तो सिटीजन के पास पावर है कि वो राजा के खिलाफ जा सकता है, लेकिन प्रजा के पास पावर ही नहीं है कि वो राजा के खिलाफ जाए। ठीक है? अब बात आती है कि सिटीजन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो नागरिक वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये अवधारणा ये आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आपके पास एक स्टेज दिया है जहां पे आप राजा के खिलाफ बोल सकते हो। जैसे आज आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर आपके घर पे बिना मतलब के बम गिरा दे, तो आप जाके बोलोगे ही ना कि यार ये तो गलत हो रहा है। क्या आज तक सर ऐसा कहीं भी हुआ है? हुआ है इंदिरा गांधी के ऊपर। जेपी नारायण सिंह जी, जेपी नारायण जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर दिया था। एक रेवोल्यूशनरी थे छोटे से, उन्होंने केस कर दिया और इंदिरा गांधी जी को सजा होने जा रही थी तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। तो ये सब चीजें हमें प्रूव करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मौलिक अधिकार देके कौन कौन से पावर दे रहा है। समझ गए? जैसे अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नकारात्मक दायित्व। तो नकारात्मक दायित्व किसके ऊपर है? ये है हमारे सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर। ठीक है? अब नकारात्मक जो दायित्व का कहने का मतलब है कि स्टेट आपके ऊपर कुछ एक्शन लेगी तो आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हो। तो स्टेट के लिए तो बहुत बुरा है, किसी राज्य सरकार के लिए, सरकार के लिए, कि भाई आप बात बात में उनको टोक सकते हो ना। और ऐसे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल रहे हैं। मैं सरकारी प्रसाद कमीशन है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जो हमारा 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट है, मैं वहीं पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो मौलिक अधिकार का मतलब ये सब चीजें था। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो सर ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल चीजें देखिए, दो आर्टिकल है जिसके बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी को आप इक्वलिटी की डिनाई नहीं कर सकते हैं। डिनाई नहीं कर सकते हैं मतलब
आप राज्य समानता से इनकार नहीं कर सकता कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सेक्स, रेस, कास्ट और जितने भी प्लेस ऑफ बर्थ है ये सब के हिसाब से है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पे आके एक पर्सन नौकरी करना चाहता है, ठीक है? या तो मैं एक दुकान के स्टॉल पे खड़ा हूँ, आपके सामने में आएगा फ़ोटो, ये देखिए, मैं दुकान के एक स्टॉल में खड़ा हूँ। ये ये सपोज़ कोई दूसरा एक पर्सन है और ये मैं हूँ। मुझे इस दुकान वाले ने कप में दिया, जो कि एक कुल्हड़ बोलते हैं मेरे गाँव में, और जो ये पर्सन है, इसको एक कप में दिया अच्छे वाले। तो यहाँ से आपको देखने पे क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये बहुत प्रोफ़ेशनल दिख रहा है, ये थोड़ा एकदम नीचे जात का दिख रहा है, इसलिए भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव ना हो, इसके लिए ये चीज़ें की गई है। इसी के साथ में फिर दूसरा सिनेरियो देखिए, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर रीडर क्या है कि ये एक न्यूज़पेपर कंपनी का ओनर है। इसने इस औरत को रोक दिया कि आप न्यूज़ एंकर नहीं बन सकते। मतलब ये जो बोलने वाला है, आप ये नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एज एक 45 साल के ऊपर हो गई है और आप एक वुमन हो। आप उतना अच्छे से नहीं बोल पाओगे जितना एक 45 साल का आदमी बोल पाएगा। तो इसको बाहर निकाल दिया बिकॉज़ कि एक महिला है ये। तो ये भेदभाव ना हो, इसके लिए आया है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है? तो आर्टिकल 15 भी इसकी भरोसा देता है कि हाँ, ठीक है, मैं समानता का सबको अधिकार दे रहा हूँ। तो आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोल रहा है कि आप धर्म के तौर पे, मूल्य, वंश के तौर पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना? कि रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके तौर पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कि सर ये तो ठीक है, आपने ये जो चीजें बोली मुझे समझ में तो आई, थोड़ी-थोड़ी आई, स्टिल पूरी नहीं आ रही है। तो मैं मेंस के लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, बस एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो प्लीज उसे सर्च करिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये है, जो जिनका भी अगर सोशियोलॉजी ऑप्शन रहा है कभी यूपीएससी में, हरलोड लास्की। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि सामाजिक जीवन की उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति समान रूप से अपने सर्वोत्तम रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास नहीं कर सकता। ठीक है? इंग्लिश में, those condition of a social life without which no man can seek in a general to be himself at this best। तो फंडामेंटल राइट्स, आप मौलिक अधिकार आपको वो पावर देती है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पोर्शन जीजिए। जैसे आप घर में हो, नो डाउट है आप घर में हो और आपके घर में बार बार आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जा रहा है कि आप ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। आप चिढ़ जाओगे एक टाइम पे, आप बोलोगे भाई तो गलत है, लेकिन आप माँ बाप के खिलाफ तो नहीं जा सकते। लेकिन वहीं पे आप माँ बाप ने आपको आज़ादी दे दी कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया। तो अब नो डाउट है सबसे अच्छे बेटा बन के भी लिख लोगे, बेटी बन के भी लिख लोगे, है ना? तो वैसे ही है, फंडामेंटल राइट्स हमें अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत देता है, ताकि आप अपने आप को बहुत बेस्ट प्रेजेंट कर पाओ एज अ पूरे नेशन के लिए। तो ये बोलने का मतलब था हार्लोड लास्की का। ठीक है? अब इसी के बाद फिर और एक फिलॉसफी आई थी। हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, मगर बिलीव मी, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ़ एनसीईआरटी तक ना रखते हुए मैं आपके एथिक्स के पोर्शन को भी कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अब एथिक्स के पोर्शन को कैसे कवर कर रहा हूँ? तो एक फिलॉसफी है, कांतियन, इमैनुएल कांत करके थे, एक फ्रेंच थे, उनकी एक एथिक्स की फिलॉसफी थी। ठीक है? तो इमैनुएल कांत क्या बोलते हैं? ह्यूमन मस्ट बी ट्रीटेड एज अ एंड इन दिमसेल्फ, नॉट अ मीन्स टू ऑन एंड। मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। ठीक है? ह्यूमन मस्ट बी ट्रीटेड एज ends in themselves, not as means to be to on sorry to on end। ठीक है? ये कोटेशन था उनका, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, चिंता मत करिए, हिंदी मीडियम बोलो। मनुष्यों को स्वयं में ही साध्य के रूप में माना जाना चाहिए, ना कि किसी साध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मनुष्य को स्वयं में ही साध्य के रूप में माना जाना चाहिए, ना कि किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में माना चाहिए। ये था हमारे इमैनुएल कांत कांत का एथिक्स फॉर्मूला। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है
कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी को तभी तक ट्रीट करिए कि जब तक अच्छा लगता है, कि मतलब कि आप एक ह्यूमन को किसी कानून को पास करने के लिए मत बनाइए, लेकिन उस ह्यूमन को इतना कैपेबल बना दीजिए, एक आदमी को उतना इतना प्रभावी बना दीजिए कि वो एक कानून को अच्छे से बात भी कर सके, समझ भी सके और दूसरे के ऊपर ये बता भी सके। तो इमैनुअल कांत का ये कांत एथिक्स का बोलने का मतलब ये था। ओके, तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया। अब इसी में महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? हमारे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जी बोलते हैं, अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो अधिकार प्राप्त करना कठिन नहीं है ना? कि सिंपल सी चीज होती है, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिया है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया है, कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिया है आपको। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों एक दूसरे के प्रारूप होने चाहिए। अगर आपको राइट्स मिल रहा है तो उस राइट को फॉलो करने के लिए ड्यूटी तो रखिए अपने पास, कि मैं इसे ये चीजें करनी है मुझे, जैसे मुझे ये राइट दिया है कि मैं स्टेट के अगेंस्ट जा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टेट की जाके प्रॉपर्टी तोड़ दूं। तो फंडामेंटल राइट्स तो रह ही नहीं जाएगा। जब आप प्रॉपर्टी तोड़ोगे तो स्टेट आके ऊपर आपको तोड़ेगा, तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमेशा मौलिक कर्तव्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज सेम चीज थी जो गांधी जी ने बताया था। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं एक बार। द ट्रू सोर्स ऑफ अ राइट इज अ ड्यूटी। इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, right will not be for a Sikh. Therefore, the Indian Constitution is fundamental right is equal to fundamental duties. बहुत सिंपल था, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, कुछ है नहीं इसमें। तो ये अभी तक हमने ऊपर ऊपर से पूरा बात किया, और आपके एनसीईआरटी में भी इतना डीप में नहीं लिखा है जितना डीप में मैंने अभी तक आपको बता दिया। आर्टिकल 15 के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की। अच्छा, आर्टिकल 15 के पहले होता था आर्टिकल 12 और 13, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 12 बताता है स्टेट के बारे में। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो हमारा मेंस का और प्री का लेक्चर है, उस दोनों में मैंने बहुत अच्छे से बताया, फैक्ट्स के साथ तो प्री में बताया, मेंस में मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? स्टेट। अब स्टेट कौन हो सकता है? जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करे, और दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल करे, और मोनोपोली हो, जैसे पुलिस मिलिट्री, ये मैंने आपको बताया ही था। और उसके बाद पावर हो, कि किसी को भी वहां से ट्रांसफर कर पाए, तो पावर हो। ये सब जब चीजें किसी गवर्नमेंट कोई एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर करती है, कोई एक संस्थान के ऊपर करती है, तब वो संस्थान एक स्टेट कहलाता है। समझ गए इतनी सिंपल सी? चलिए, तो क्या एनसीईआरटी एक स्टेट है? नहीं है। क्या बीसीसीआई क्या एक स्टेट है? नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं न्यायतंत्र के ऊपर, जुडिशरी। मैं अभी आपको स्टेट ही समझा रहा हूं, अनुच्छेद नंबर 12 पे ही चल रहा है, अभी तक हम आगे नहीं बढ़े। ठीक है, अब जुडिशरी क्या बता रहा है? तो जुडिशरी में दो काम होते हैं। पहला, कि जो न्यायिक क्षमता पे काम करे, और दूसरा जो प्रशासनिक क्षमता पे काम करे। अब जो न्यायिक क्षमता पे काम करेगा, ये कभी स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और जो प्रशासनिक क्षमता पे काम करेगा वो स्टेट कहलाएगा। तो स्टेट कहलाने का मतलब यह है कि आपको तो पता होना चाहिए कि आप किसके खिलाफ लड़ोगे। तो स्टेट वो होता है जिसके खिलाफ आपको लड़ना है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये स्टेट है, ये सरकार है, इसके खिलाफ मुझे जाना है। अब कोई हवा चल रही है, आप हवा के खिलाफ तो नहीं जाओगे। कोई स्टेट होगा, आप उसके खिलाफ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल ए और बी है। ये जो ए है, इसने आपके ऊपर कुछ गलत काम कर दिया, कि आपको जबरदस्ती काम करा रहा, आपको पता नहीं है, आपने इसके ऊपर केस कर दिया, है ना? लेकिन यही ए किसी एक पर्सन को सजा सुनाता है कि ये भाई तूने ये गलत किया था, इसलिए तुझे ये सजा मिल रही है। तो आप इसके अगेंस्ट नहीं जा पाओ। क्यों? क्योंकि वो सजा सुना रहा है, ना कि आपके काम को देख रहा है। समझ गए? बस इस तरीके से था। ओके, बहुत सिंपली, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ताकि इस बार तो किसी को दिक्कत ना हो। अब आता है, उसके बाद आता है आर्टिकल 13, अनुच्छेद नंबर 13। 12-13 इसमें लिखे नहीं, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बता रहा। अनुच्छेद नंबर 13 क्या बता रहा है? अनुच्छेद नंबर 13 बता रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को एक शील्ड दी गई है। शील्ड का मतलब एक न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा दी गई है। किसके थ्रू पे? एक न्यायिक समीक्षा, मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा दी गई है, कि आप कोई भी कानून को, जो हमारी न्यायपालिका है, कोई भी कानून को देख सकती है। अगर उसमें समीक्षा करेगी, अगर उसे लगता है ये कानून गलत है, तो उसके ऊपर वो बिल उस कानून को खत्म करवा देगी, है ना? उस कानून को रोकेगी नहीं।
तो न्यायिक समीक्षा के आधार पर उन्होंने दो चीजें सबसे पहले इजाद की है। पहला था डॉक्ट्रिन सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब ये क्या बता रहा है? ये सिंपल चीज बता रहा है कि आपके पास ऐसे कुछ कानून हैं जिन कानून का परिवहन हम पुराने वाले कानून से नहीं करेंगे, बस। दूसरा है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और मतलब नहीं बनता है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब था ग्रहण का सिद्धांत। तो पृथक्करणीय का जो सिद्धांत था ये बोलता है कि आपने एक कानून बनाया, ये एक कानून है बड़ा सा, इस कानून में सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एक न्यायपालिका को सिर्फ ये पार्ट खराब लगा तो ये पूरे कानून को नहीं खत्म करेगा, वो सिर्फ इस पार्ट को खत्म करेगा, पूरा कानून बराबर हो जाएगा। समझ गए? बस इतनी सी चीज थी। ये समझ में आ गया आपको? आर्टिकल 14 के बारे में मैंने बात कर लिया। आर्टिकल 15 अनुच्छेद नंबर 15 के बारे में, राइट टू इक्वलिटी, मैंने आपको समझाया समानता कैसे होगी। फिर इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16। अब देखिए यहां पे जो मेन केस आता है ना, वो आता है आपका कि आप आर्टिकल 15 को देखिए। आर्टिकल 13 में एक सबसे 15 में चलने से पहले मैं आर्टिकल 13 में एक सबसे अच्छा था केस था कि लॉ और अमेंडमेंट, है ना, कि आप अनुच्छेद, आप अपने कानून को और संशोधन, ये दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि मैंने प्री में क्लियर करवाया, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मगर तब भी मैं बता देता हूँ। जो कानून होता है, कानून, आप अगर आपको कोई कानून गलत लगता है तो आप वायलेट, अगर आपका फंडामेंटल वायलेट हो रहा है, सपोज फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो आप कानून के खिलाफ जा सकते हो कि नहीं भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स, मुझे आज इधर बाहर घूमने नहीं दिया जा रहा, मुझे इंटरनेट यूज नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा है, तो मैं अपने मौलिक अधिकार का, मेरा हनन हो रहा है, मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप किसी कानून के खिलाफ जा सकते हो। लेकिन वहीं पे जो अमेंडमेंट होता है, इसमें फंडामेंटल राइट नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, चल जाएगा, लेकिन आपके बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ना खत्म हो। उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ये होता है लॉ और अमेंडमेंट में फर्क। ओके, चलिए अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 14 तो हो गया था, 15 के ऊपर थोड़ा अच्छे से चलते हैं। ठीक है, 14 तो मैंने आपको समझा दिया था। वैसे भी दो राइट्स होते हैं, तो कानून का जो शासन होता है, इसका जो नींव रखा गया है, मतलब कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, मैं कहीं अच्छे से बताता हूं। देखिए, रूल, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, होता है रूल ऑफ लॉ। अभी जो रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब क्या हो जाता है? अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है, जैसे कि सबसे पहला, इक्विलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, कि समानता एक ऐसी नहीं है कि जिसको आप पूरा अनलिमिटेड यूज कर लो, हमेशा के लिए यूज कर लो, तो ये तो नहीं है। दूसरी क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है इक्विलिटी बिफोर लॉ, इक्विलिटी बिफोर लॉ। अब इक्विलिटी जो बिफोर लॉ है, इसको बोलते हैं कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ये दो चीजें, ये दो कॉन्सेप्ट चलती है जब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 14 की। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो अब जो इक्विलिटी बिफोर लॉ है, ये क्या है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो, राज्य के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए नेगेटिव। ये क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब आप सरकार के हित में बात कर रहे हो, यहां पे सरकार के अनहित के बारे में बात कर रहे हो। अब सरकार के अनहित में बात करने का मतलब है कि अगर मैं एक राशन की लाइन में खड़ा हूं और मुझे कुछ राशन लेना है, या मैं कोई दुकान पे खड़ा हूं, मुझे कुछ दुकान में से कुछ सामान लेना है, अगर मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर खड़ा है तो उसे भी मेरे साथ लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है इक्विलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अच्छा, अब दूसरी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
अब मैं वही दुकान के सामने खड़ा हूं, अब मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, तो दुकान वाला प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका काम बहुत जरूरी है मेरे से। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये आया था ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से ये आया है, और ये इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आया है यूएस से। तो यूएस में बोला है कुछ लोगों को आप स्पेशल प्राइविलेज दे दोगे। बस इतना बोल के मैं खत्म करूंगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। एवी डाइसी का जो रूल है ये मैं बताऊंगा अपने प्री और मेंस के टाइम पे। ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो पूर्ण समानता तो हमारी जो है आर्टिकल 14 तो देता नहीं है, अनुच्छेद नंबर 14 तो नहीं देता है। फिर आता है हमारा जो सबसे अच्छा जो आता है, वो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 15। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 15 क्या करता है? वो आपको बताता है कि आपको एजुकेशन मतलब आर्टिकल आर्टिकल 15 बताएगा, अनुच्छेद नंबर 15 बताएगा कि आपको एजुकेशन के लिए मैं रिजर्वेशन दे रहा हूं। यहीं पे आर्टिकल जो 16 है वो आपको ये बताएगा कि मैं जॉब में आपको रिजर्वेशन देता हूं। ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि मैं मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ, ये सब के तौर पे आपको भेदभाव नहीं करूंगा। सिर्फ मैं भेदभाव कर सकता हूं, मतलब मैं मतलब राज्य सरकार, स्टेट तभी भेदभाव कर सकता है जब उसे लगता है कि आप यहाँ के नागरिक ना हो, यहाँ का लैंग्वेज ना सीखे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ के हिसाब से नहीं हो। जैसे मैं बात करता हूँ एमपीपीएससी की। ठीक है, अब एमपीपीएससी ने बोला कि भाई आप यहाँ के नागरिक होना चाहिए, आपका डोमिसाइल आप यहाँ पे सबमिट करो तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो उनके पास ये हक है, वो ये कर सकते हैं। आपको ये लैंग्वेज इस पेपर में रखनी ही पड़ेगी, तो ये आपके ऊपर हक है, तो ये उनका हक है, ये कर सकते, इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 जैसे कि मैंने बताया आपको इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 अवसर की समानता और अनुच्छेद 16 का 4। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये आपके अंदर बता रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता आपको दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो दे रहा है अपने कि मैं आपको एक रिजर्वेशन दे दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा लगता है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। ये एक बॉक्स है, यहां एक पर्सन खड़ा है, दूसरा इधर एक पर्सन खड़ा है। अब ये दीवार है, अगर उस दीवार के पार देखना है तो आप क्या करोगे? इस पर्सन को उठाओगे, तो कोशिश करोगे इसके पास एक था तो इसके पास दो हो जाए, तो इसको एक दो बॉक्स दोगे, फिर वो दीवार के उस पार देखेगा, मगर ये पर्सन भी नहीं देख पा रहा है, तो इसके पास भी एक और बॉक्स आ जाएगा। तो ये समानता होती है। लेकिन अगर ये पर्सन खड़ा है, ये ऑलरेडी दीवार के आर पार देख ले रहा है, दूसरा वाला स्टिल नीचे है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको एक बॉक्स देगी, वो यहां पे खड़े होकर वो भी देखे। तो ये क्या है? दोनों को समान ही रखा जा रहा है। देखने के लिए इसको एक रिजर्वेशन दिया ताकि ये आगे बढ़े, तो वो सुनिश्चित करता है हमारा अनुच्छेद नंबर 16 और 15, ताकि एक समानता है। लेकिन ये समानता लाने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो आया था हमारा अनुच्छेद नंबर 17 जिसमें छुआछूत का अंत है। जब तक आप छुआछूत के अंत नहीं करोगे तब तक तो ये होगा नहीं, तो ये छुआछूत का अंत कर दिया। फिर इसके बाद आया था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, कि उपाधियों का अंत, कि भाई ये ब्राह्मण जा रहा है, ये कोई नीचे जात वाला जा रहा है, ये कोई बड़ा आदमी जा रहा है, ये सब चीजें खत्म करो। अब जो होगा नॉर्मली होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ केस हुए थे, जैसे कि भारत रत्न के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स में बताया। बिलीव मी, मैं बहुत डिटेल में ये सब चीजें एक एक आर्टिकल को लेके बताया हूँ, शायद से कहीं नहीं मिलेगा वैसी चीजें, तो मैंने उन चीजों को बहुत डिटेल में बताया। यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा है, अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि नहीं बैच लेने से पहले मेरे को पता तो होना चाहिए, तो जाके देखिए, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 19, ये क्या दे रहा है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है। तब तक बोलिए जब तक दूसरे को नुकसान ना हो। आप माइक पे खड़े हुए किसी को गाली दे रही हो तो बहुत गलत है, तो वहां पे आके गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, या तो गवर्नमेंट आपके ऊपर केस भी कर सकती है। असेंबली पीसफुल, आपने शांति के लिए असेंबली रखी, कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं, आप आइए आंदोलन कीजिए जाइए, मगर परमिशन लेके। ऐसा नहीं कि सुबह उठे लाखों लोग को तैयार करके रोड पे उतर के तलवार लेके नहीं 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 ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में आप कहीं पे भी मूव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां कहां पे मूव नहीं हो सकते? कोई ट्राइबल एरिया होगा,
नॉर्थ ईस्ट के एरिया जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, आप वहां पे नहीं जा सकते। कुछ कुछ एरिया में आपको जाने के लिए परमिशन, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ जाती है। ठीक है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल ट्रेड, आप कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आईएएस पीसीएस कुछ भी बन जाइए, आपको सब चीज के लिए आजादी है। और इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आईएएस सिर्फ वही बनेगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा तो ही है, जो नीचे जात का ऊपर जात का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समान ही रखा जाएगा। आप एक यूनियन संगठन भी बना सकते हो, संघ भी बना सकते हो, बस उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जैसे एनजीओ है। फिर क्या हो जाएगा, हमारे ट्रस्ट है कुछ, ये क्या है, ये एक संगठन है जिसको आपने बना लिया अच्छे से। फिर रेसिडेंस, आप कहीं पे भी जाके अपने घर ले लीजिए, कहीं पे भी सेटल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि सुनता मनमानी नहीं है, सरकार उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है इसके ऊपर, और कैसे लगा लगा सकती है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ओके। अब आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब आपके पास एक डिग्निटी, मतलब मानवीय गरिमा हो, आश्रय हो, आजीविका हो, मतलब आपको रहने के लिए ये सब कुछ मिल गई, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी हो गई कि मुझे ये चीजें चाहिए, कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, और मेरी खुद की भी इज्जत हो, इस तरीके से चाहिए कि कोई भी आए गाली दे के ना चला जाए। फिर प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, आप ये तभी इंश्योर कर पाओगे जब आपका लॉ अच्छा हो, है ना, कानून अच्छा है। तो जब कानून कैसे अच्छा होगा, जब जो मैंने आपको दो चीजें ऊपर बताई थी, क्या दो चीजें बताई थी? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों चीजें समझाई थी। विधियों का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, ये तभी अच्छी हो पाएगी, बिफोर लॉ, है ना, ये स्टैब्लिश बाय लॉ। अब आपको ये सब चीज मिल गया। फिर लाइफ और लिबर्टी, जब आपको ये सब चीज मिल रहा है, जब आपके ऊपर कानून वानून रखा लगाया भी जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, एकाधिकार ना हो जाए किसी चीज का, तो आपको आजादी दी जा रही है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार के तौर पे। तो लाइफ एंड लिबर्टी ये आपको हक दे रहा है कि आप अपनी तरीके से अपने हिसाब से जिंदगी जिए। कैसे? कि आप एक घर में रह रहे हो, उस घर में आपकी आजादी है कि आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कपड़ा पहनिए, बस ऐसे कपड़े पहन के आप बाहर मत निकलिए ताकि दूसरे को बहुत बुरा लगे, या घर में कोई ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से दूसरा कोई डिस्टर्ब हो जाए। कि आप घर में बंद करके किसी का हत्या कर दे रहे हो तो बहुत गलत है, तब तो उसके लिए तो सजा होगी। घर में बंद करके आपको जो करना है करिए। हत्या, जो जिधर आपको लगता है कि कानून का वायलेशन हो सकता है, वो चीजें मत कर। अब घर बंद करके बल भर किसी को कूट रहे हो, तब तो गलती हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो इसीलिए आया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दो तरीके के होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इधर इंडिविजुअल लिबर्टी यहां पे मिलती है आपको, स्टेट से सिक्योरिटी भी मिलती है। अब दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है, मैं अभी बताना तो नहीं चाहता हूं मगर ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताता हूं। एक होता है प्यूनिटिव, मतलब ये एक ऐसा चीज है ना कि मैं अगर अभी बताने की कोशिश भी करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक एक आर्टिकल यहाँ पे बहुत डिटेल्स में आते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, तब शायद से समझ में भी आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, दो तरीके की प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन के लिए दो है, एक तो होता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव जिसे हम दंडात्मक, हाँ, दंडात्मक हिरासत बोलते हैं। ठीक है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन है, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे हम निवारक निवारक निरोध। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों आते हैं आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद नंबर 22 में। अब ये क्या बता रहा है कि आप किसी को डिटेन कर सकते हो कि आपको लगता है कि ये समाज में या तो हमारे देश में अशांति फैलाएगा, तो आपने किसी को अरेस्ट कर लिया बिकॉज कि वो वायलेशन कर सकता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, तो आपने किसी को अरेस्ट करके बंद कर दिया। जैसे अभी जब हमारा आर्टिकल 370 अप्लाई हो रहा था ना जम्मू कश्मीर के लिए, तो उस टाइम पे क्या किया था, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया ताकि समाज में वो अफवाह ना फैलाए या तो कहीं समाज में अशांति ना फैला दे, तो उनको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया गया था। अब ये डिटेंशन हो जाता है कि आपको सब कुछ है, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको डिटेंशन क्यों किया जा रहा है। आपके लिए लॉयर वॉयर जो भी है वो सब कुछ ठीक है, मैं बता दे रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा हो जा रहा है,
और मैंने आपको डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, सॉरी वो अरेस्ट था। जो मैंने अभी आपको बताया वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अभी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया बिकॉज ऑफ, डिटेन कर लिया बिकॉज ऑफ कि आप समाज में अशांति ना फैलाए। दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसे हम दंडात्मक हिरासत बोलते हैं। अब दंडात्मक हिरासत में आपको बता के अरेस्ट किया था कि आपने ये गुनाह किया इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा कि आपको जज के सामने प्रेजेंट करना। ये हो जाता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक हिरासत। और जिसमें शांति मेंटेन करनी है पूरे राज्य में, उसे बोलते हैं निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। खत्म हो गया, बस यहीं पे ये चीजों को समझाया गया है। तो अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, अगर आपने किसी को बंद करके रखा है, किसी एक टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया है, अब उस टेररिस्ट को फिर आपने और 3 महीने की परमिशन चाहिए, तो आपको एक एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी। वो एडवाइजरी बोर्ड उस पर फैसला सुना सकता है कि हाँ इसे ये नहीं होगा। इधर होते हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो अब उसको 3 महीने के बाद वो सोचेगा कि आजाद करवा देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एक कानून ला दिया, बोला कि नहीं ये चीजें मैं करने नहीं दूंगा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कानून ला के एडवाइजरी बोर्ड को कि अगेंस्ट जा सकती है, और एडवाइजरी बोर्ड कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद चलते हैं राइट ऑफ द एक्यूज्ड, है ना। अभियुक्ता के अधिकार क्या क्या है? पनिश्ड वंस फॉर सेम ऑफेंस, जैसे हाँ बैक्ट इलीगली ये बैंड है। फिर नो एविडेंस अगेंस्ट सेल्फ है, जैसे कि आप एक आदमी हो, आपने चोरी की तो आपको चोरी की ही सजा होगी, चोरी के साथ आपको हत्या की सजा तो नहीं हो जाएगी। या एक जगह पे चोरी की है तो चोरी चोरी तो है ही है, अब उस हिसाब से सजा होगी। लेकिन ये किसके ऊपर लागू नहीं होता, ये होता है हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, जो सरकार का एक प्रतिनिधित्व है, सरकार की तरफ से कोई एक नौकरशाही है, नौकर लोग हैं, अब उन्होंने करप्शन किया 10 करोड़ रुपए का। अब उनके पास से पैसा पकड़ा गया 10 करोड़ का, तो यहाँ पे दो उनके ऊपर केस हो जाते हैं। पहला कि एक तो उनकी नौकरी गई, दूसरी उनको जेल हो गई, तो दोहरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको एक ही सजा के लिए 2 बार पनिशमेंट किया जा रहा है ना। मगर आम नागरिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो 2 तरीके के एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 23 और 24, अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 23 में जो बताया गया, मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम पर रोक और प्रोहिबिशन, और दूसरा जो अनुच्छेद नंबर 24 है, बाल श्रम पर निरोध बताता है ना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर, जो कि हमारा अनुच्छेद नंबर 23 बता रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि हमारा अनुच्छेद नंबर 24 बता। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप बेगर, है ना, वर्क विदाउट पेमेंट, बेकार होते हैं ना कि बिना पैसे के काम करवाते हैं, बहुत बार आपको गांव में भी देखने मिल जाएंगे, वो है। और एम्प्लॉयमेंट, आप भाई आप 14 साल के नीचे वाले बच्चों से काम मत करवाइए, स्पेशली हैजार्डस जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा केमिकल है, जिससे उनकी जान खतरे में भी हो सकती है, और हो सकता है उनका जिंदगी खराब हो जाए उसकी वजह से। लेकिन घर पे काम कराने के लिए छूट है, ठीक है। घर पे हैजार्डस काम में नहीं, घर के अंदर वो काम कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा अमेरिका की तरह, अमेरिका में नहीं है ये चीज। अमेरिका में क्या होता है, अगर कोई बच्चा घर पे काम कर रहा है ना, वो केस कर देता है। करने की पावर है कि वो फोन लगा के बोल देगा कि मेरे साथ मेरे माँ बाप ये काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और वो केस कर देगा, उनके ऊपर केस हो जाएगा, वो बच्चा उनके हाथ से चले जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप जाके बोल दोगे ना मम्मी मेरे से पोछा मरवा रही है, 4 लाख तो पहले पुलिस वाला ही मारेगा। ये क्या है, ये चीज तो नहीं होती। तो इसी के लिए कानून बना है, ये आप लोग जैसे लोग के लिए ही बना है, याद रखना। घर पे कभी झगड़ा मत कर लेना, मैं पोछा नहीं मार सकता। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है आपको, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 25 26 पे चालू होगा ये। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब, बोलने का मतलब क्या है, तो आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस दिया गया है, मतलब अंतरात्मा की आवाज। फिर प्रोफेशन, मना अपनी कोई भी धर्म है आप उसको मानिए, प्रैक्टिस करिए, प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी धर्म को कर सकता है। उसके तौर पे आपको कोई चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी और हेल्थ, सार्वजनिक तौर पे व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, ये सब चीज के ऊपर है। लेकिन ये एक फोर्सिबल नहीं होना चाहिए, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और धर्म को आप बेच के किसी के ऊपर परिवर्तन है, होता है ना कि बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको ये बोलते हैं कि आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, तो आपको हम गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, आपकी शादी अच्छी जगह करवा देंगे, आपको फॉरेन में रहने के लिए जगह दे देंगे।
तो धर्म से कन्वर्ट करवाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे ना हो, इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। ओके। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का बहुत सिंपल सा एक मतलब होता है कि मैं एक चीजें यहाँ पे थोड़ी सी बस क्लियर कर दूंगा कि 4 तरीके के डायमेंशन यहाँ पे राइट में बोले। पहला क्या है कि आप मेंटेन करिए, एक इंस्टीट्यूशन बना लीजिए, एक संस्थान बना लीजिए और आप उसको चलाइए और अपने हिसाब से चलाइए। आप अपनी बुक पढ़ाइए, अपने रिलीजन पढ़ाइए, जो भी पढ़ाना है आपको पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इसमें मदद कर भी देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके। लेकिन अब ये सब चीजें तो हो रही है, यहीं पे 25 में भी आपको हक दिया था। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए था। लेकिन यहीं पे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो कल्चरल एजुकेशन भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए। तो यहाँ पे दोनों को हक दिया गया कि आप अपने संस्थान, अपनी संस्कृति के हिसाब से आपको जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। है ना, कि आप अपने कल्चर को मानिए, आप अपने लैंग्वेज को मानिए, अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति सबको अच्छे से देखिए। एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चलना चाहता हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट उसमें मदद भी करेगी। ये सब चीज हो गया। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 28, अनुच्छेद नंबर 28 और अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद नंबर 28 क्या बोलता है कि आप एजुकेशन को क्लासिफाइड कर सकते हो। मतलब आप एजुकेशन को एक तरीके से बांट सकते हो। कैसे? कि एक एजुकेशन संस्थान वो होगा जिसमें सिर्फ स्टेट अपनी तरफ से पढ़ा रही है। होता है ना, आप गांव में जाओगे तो व्हाइट कलर का एक स्कूल रहता है जिसमें स्टेट ही पूरा पैसा डालती है। टीचर अपॉइंटमेंट होता है, प्राइमरी टीचर होता है, जिनको आजकल आप गांव में सुनते हुए होगी कि प्राइमरी टीचर बन गए ना वो। तो ये सब चीजें कहाँ से आई है? ये सब चीजें यहीं से आई है। ठीक है। तो 28 के हिसाब से, मतलब अनुच्छेद नंबर 28 के हिसाब से, कि जो स्कूल में खर्चा स्टेट करती हो। दूसरा, जो स्कूल में खर्चा तो स्टेट कर रही है लेकिन चला रहा कोई एक संस्थान है, ऐसे भी स्कूल होता है। दूसरा, जहां पे स्कूल में स्टेट सिर्फ 20% दे रही है, बाकी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रहा है। और तीसरा, जहां पे स्कूल पूरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही चला रहा है, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। मतलब स्टेट आके वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पूरी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही चल रहा है। ये हो गया। फिर उसके बाद आया हमारा आर्टिकल नंबर 29। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं सबको प्रोटेक्शन दे रहा हूं, आप भी ले लीजिए, और मैं इसमें सब में मेजोरिटी भी ले ले रहा हूं और माइनॉरिटीज भी ले ले रहा हूं। मैं दोनों को समान रख रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों को अपना लैंग्वेज बचाने के लिए हक दिया गया। जैसे कि मैं चाहता हूँ, यूपी में मैं रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी अवधी लैंग्वेज बच जाए, तो मैं अवधी लैंग्वेज भी सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे माइनॉरिटी बोलता है कि मुझे तमिल सीखना है, अरे सॉरी, माइनॉरिटीज बोलता है मुझे कि मैं उर्दू सिखाना चाहता हूँ, मैं उर्दू सिखा दूंगा, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तमिल बोलते हैं मुझे तमिल सिखानी है, तो तमिल भी सिखा सकते हैं। तो दोनों को ये आर्टिकल नंबर 29 दोनों को देता है। वहीं पे आर्टिकल नंबर 30 जो आता है, अब जो आर्टिकल नंबर 30 आता है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूं माइनॉरिटीज के लिए, कि ये एक मैग्ना कार्टा फॉर द माइनॉरिटीज है, कि मैं ये एक मैग्ना कार्टा है माइनॉरिटी कमिटी के लिए। ओके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया है, मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाते हुए आपको ऊपर ऊपर सब बताते हुए चले भी आया। अच्छा भी लगा होगा मेरे ख्याल से। फिर आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 क्या बता रहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 में हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वरेंतो, सर्त्योरारी। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ और उत्प्रेषण। इस शरीर को प्रस्तुत करना, अगर आपको कोई अरेस्ट कर लिया और आपने डिमांड कर दिया हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप किसी भी कोने में रहो देश के, जबरदस्ती 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। मैंडेमस है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है, निचली अदालत और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव भी उसे फॉलो करेगी। प्रोहिबिशन, फॉरबिड, रोकना, आपको कोई चीजें करने से रोकी जा रही है, अपने सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को रोक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू वारंटो, है ना, किसी अधिकार से, हर एक के पास एक पावर है कि आप किसी अधिकार से प्राइवेट और ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को भी रोक सकते हो। और सुनिश्चित सूचित किया जाता है कि मैं आपके केस को इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा हूं क्योंकि इस कोर्ट ने इस तरीके से फैसला सुना है। अब आप लेके गए और आपको हक मिल गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर बनाता है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 32 को कैसे, अनुच्छेद नंबर 32 को यूज कैसे करेंगे।
तो उनके लिए आया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है कि आपको बताता है कि आपका राइट क्या है, मतलब मानवाधिकार क्या है। अगर आप अपने मानव अधिकार से वंचित हो जा रहे हो और आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट वाले आएंगे, आपकी हेल्प करके जाएंगे। बहुत बार पिक्चर में देखते हो ना, ये कभी कभार बहुत एक्सट्रीम ही हो जाता है। जो हम कानून अच्छा पालन करने की कोशिश करते हैं, तो ये आके बार बार टांग डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका ये काम ही है, टांग डालने वाला नहीं, सबको बराबर का हक देने वाला। ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, नॉर्मल सा था, एक लाइन था इसमें कि फंडामेंटल राइट्स क्या दे रहा है आपको। एक तो ये जस्टिसेबल है, न्यायवाद है और सरकार को नियंत्रित करता है ये। लेकिन वहीं पे डीपीएसपी गैर न्यायवाद है और सरकार और उनके हर एक प्रक्रिया को और ज्यादा पावर देता है कि आप और अच्छे से काम करिए। बस इतना ही था। तो लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट, जब भी हमारी उच्च न्यायालय है, जब भी कोई फैसला सुनाती है, तो उस टाइम पे ये फंडामेंटल राइट्स भी देखती है, डीपीएसपी भी देखती है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। है ना। इसी के साथ मैंने ये चैप्टर आप आज खत्म कर दिया है। ये सेकंड चैप्टर था, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स था, बहुत मौलिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसको अच्छे से बताना था। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको इतने धीरे से और बहुत अच्छे से भी समझाऊं। यदि आपका कोई डाउट रहता तो मुझे फोन करिएगा, हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।